लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, डुअल नेचर। बेसिकली मेटल का हमारे पास डुअल नेचर होता है, हम ये कहते हैं डुअल नेचर ऑफ मेटल। मतलब हमारे पास जब भी मेटर होता है तो हम कहते हैं इट हैज डुअल नेचर। इसका मतलब क्या है? डुअल नेचर का मतलब है डबल नेचर ऑफ कोर्स। लेकिन डबल नेचर कौन कौन से? एक तो होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। मतलब हम कहते हैं कि अगर कोई मैटर है तो उसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। अब इनका मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर का बेसिकली मतलब है कि इट हैज मास। अगर किसी भी सब्सटेंस के पास मास है या फिर मोमेंटम है तो हम कहेंगे इट हैज पार्टिकल। बात बिल्कुल बनी है, पार्टिकल का मतलब यही है। अच्छा, वेव का मतलब क्या है? वेव का मतलब है कि इफ सर्टेन वेवलेंथ या फिर इफ सर्टेन वेव इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मैटर देन इट इज सेड टू बी वेव नेचर। सुनने में थोड़ी अजीब लग रहा है कि वेव नेचर का मतलब है इफ सर्टेन वेव इज एसोसिएटेड और सर्टेन वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द वेव नेचर विद द पार्टिकल देन इट इज सेड टू बी द वेव नेचर ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा कि पार्टिकल जो है, कोई मैटर जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जब वो मोशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं इसको हम। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? इट इज बेसिकली लैम्डा और इसका फॉर्मूला होता है h बाय पी। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय पी। ये क्या कहता है फॉर्मूला समझ लेते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय p। p इज मोमेंटम। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h ओवर m इंटू वी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है। मोमेंटम की बात की जाए, मतलब मास इनटू वेलोसिटी की बात की जाए, तो वो क्या चीज है? वो एक पार्टिकल नेचर है। लैम्डा की बात की जाए, वेव नेचर है। कहा जा सकता है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा पार्टिकल नेचर होगा उतना कम वेव नेचर होगा, या फिर जितना ज्यादा वेव नेचर होगा उतना कम पार्टिकल नेचर होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें सेम आ जाएगा कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान से देख लो कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों साथ साथ कैसे हो सकते हैं। सपोज ये तो मैटर की बात हुई। अगर हमारे पास एक लाइट वेव है, ठीक है, लाइट वेव जो है वो भी दोनों नेचर एग्जिस्ट करती शो करती है। जैसे हमारे पास एक लाइट वेव है, वो एक वेव तो है ही है। वेव का होने का उसको प्रूफ क्या है? वो इंटरफेरेंस शो करती है और डिफ्रैक्शन शो करती है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप ये समझ लो कि वेव नेचर के लिए दो प्रॉपर्टीज है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वो दोनों शो करती है। लेकिन इसी तरह से वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है। मतलब अगर हम बात करें एक फोटोन की, जिससे लाइट बनती है, एक रे में एक लाइट वेव में फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स का भी एक सर्टेन मास होता है। वो क्या कि उस लाइट का एक वेव नेचर भी हो गया, एक पार्टिकल नेचर भी हो गया। सेम चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि मैटर का भी वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। लेट अस सी एन एग्जांपल व्हिच शोज अस दैट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर आर जस्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। Suppose let us suppose we have two cases, case 1 and case 2. In case 1 we have an object of mass m that is of order 10 to the power minus 27 kg, मतलब कुछ प्रोटॉन के मास के ऑर्डर का है। वेलोसिटी 10 to the power 6 है। दूसरा केस है जिसमें वेलोसिटी सेम है लेकिन मास 10 kg है, मतलब एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हम इसका लैम्डा निकालते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। बेसिकली h की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ m और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इट वुड बी अराउंड योर 10 to the power minus 27 into 10 to the power 6. It would become like 10 to the power minus 21 h into 10 to the power 21. ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू h into 10 to the power 21। यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं कि वेवलेंथ क्या दी है। लैम्डा 2 होगी इसके लिए, तो h बाय 10 into 10 to the power 6 मतलब h into 10 to the power minus 7। अब देखो यहाँ पे जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या आ रही है? h into 10 to the power 21, यहाँ पे h into 10 to the power minus 7। h को भूल जाओ, सिर्फ ऑर्डर को देखो। 10 to the power minus 7, 10 to the power 21, कितना जबरदस्त डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें है? ऑर्डर में। और कितना डिफरेंस है? अराउंड 10 to the power
28 के ऑर्डर का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मास नॉन सिग्निफिकेंट था क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल मास था, उसके लिए वेवलेंथ बहुत हाई आई है। लेकिन जब मास सिग्निफिकेंट हो गया उस केस से तो बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे वेवलेंथ बहुत कम हो गई। मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ पे पार्टिकल नेचर काफी ज्यादा था, सॉरी यहाँ पे पार्टिकल था जो कि 10⁻⁻21 के ऑर्डर का था, लेकिन उसकी वेवलेंथ जो है, उसका वेव नेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। इसी तरह से यहाँ पे पार्टिकल नेचर बहुत ज्यादा था क्योंकि मोमेंटम बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वजह से वेव नेचर कम हो गया। सो इट प्रूव्स दैट वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर आर बोथ opposite to each other, both are inversely proportional to each other. Okay, so let's move on to the next concept, which is Heisenberg's uncertainty principle. Let us see Heisenberg's uncertainty principle. देखो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है Heisenberg's uncertainty principle का। ये क्या कहता है कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी एक पार्टिकल है बहुत नेग्लिजिबल मास का, अगर आप उसकी दो चीजें मेजर, उसकी पोजीशन आई मीन एक्स जो कि उसकी पोजीशन है, लोकेशन, दूसरी चीज उसका मोमेंटम, दो चीजें मेजर करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल दैट इज लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एंड मोमेंटम। ठीक है, तो Heisenberg's uncertainty principle क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन मींस डेल्टा एक्स, कि कितना एरर है उसकी पोजीशन मेजर करने में, into uncertainty in the measuring of your momentum means कितना एरर है मोमेंटम मेजर करने में, this product is greater than or equal to means इसकी वैल्यू मिनिमम से मिनिमम h/4 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। ये कहना है Heisenberg uncertainty principle का। इसका इन्फ्रेंस क्या है? इसका इन्फ्रेंस ये है कि आप दोनों ही चीजें सेम टाइम पे, सेम इंस्टेंट पे या फिर साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। या तो आप डेल्टा एक्स मेजर कर लो या फिर या तो एक्स मेजर कर लो या फिर पी मेजर कर लो। मोमेंटम और पोजीशन में से सिर्फ एक चीज ही प्रिसीजन के साथ मेजर की जा सकती है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली प्रिसीजन के साथ मेजर नहीं की जा सकती। अगर आप एक्स को प्रिसीजन के साथ मेजर करना चाहते हो तो पी में ज्यादा एरर आएगा, अगर आप पी को प्रिसीजन के साथ मेजर करना चाहते हो तो एक्स में ज्यादा एरर आएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू Heisenberg's uncertainty principle। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला ये रहेगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि कभी कभी h/2 को हम शॉर्ट में h कट लिख देते हैं, ड्रॉ h एंड कट इट, h कट लिख देते हैं h/2 को। ठीक है, तो मतलब Heisenberg's uncertainty principle को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट ओवर 2, क्योंकि h/2 तो h/2 तो h कट में आ गया और डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि 4 था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू दिस। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ योर Heisenberg's uncertainty principle। डेल्टा पी दिया हुआ 0.1%, मीन्स यहाँ पे डेल्टा पी जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन जो हम यूज करते हैं अपने फॉर्मूले में दैट इज एक्चुअल अमाउंट। डेल्टा पी की एक्चुअल अमाउंट होती है, वो रिलेटिव अमाउंट नहीं होती है। जैसे यहाँ पे 0.1% है तो हमें यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ऑल्दो आगे चलते हैं, मास इज गिवन टू बी 0.2 kg एंड वेलोसिटी इज गिवन टू बी 10 मीटर्स पर सेकेंड। एक टेनिस बॉल के लिए बात की जा रही है, मतलब एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से। तो उसके लिए हमें क्या बताना है? अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन, डेल्टा एक्स बताना है। ठीक है, डेल्टा एक्स बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा पी पता होना चाहिए, डेल्टा पी ये तो रिलेटिव है, एक्चुअल पता होना चाहिए, एक्चुअल के लिए पी भी पता होना चाहिए। पी क्या हो जाएगा? 0.2 मास इंटू वेलोसिटी 10 विच इज 2, तो डेल्टा पी हो जाएगा 0.1% ऑफ 2 विच इज लाइक 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो गया डेल्टा पी। अब बात कीजिए डेल्टा एक्स के लिए, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, जो हमारी इनइक्वालिटी है उसमें हम इक्वल एज्यूम कर लेते हैं और ये आ जाएगा h/4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा पी को, डेल्टा एक्स निकल जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में मास डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, उसके लिए करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सो आई सपोज कि सेकंड पार्ट आप खुद कर लोगे। हाँ, एक इन्फ्रेंस निकलेगा लास्ट में
कि जो डेल्टा एक्स इस केस में होगा, डेल्टा एक्स उस केस में होगा, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। रीजन बीइंग, यहाँ पे जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा है, एक तरह से कहते हैं पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स होगा वो काफी कम होगा क्योंकि डेल्टा पी काफी ज्यादा होगा। इस केस में ये एक वेव नेचर ज्यादा होगा क्योंकि इसमें मास नेग्लिजिबल है, जैसे भी लास्ट केस में बात हुई थी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मोमेंटम बहुत कम होगा, मोमेंटम कम है उस केस में डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन इज वेरी मच हाई इन दिस केस एज कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर 14। In example number 14 we are given that an electron is accelerated with the v volts। उसमें बताना है कि what is the de Broglie wavelength for this case। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें बताना है कि de Broglie wavelength क्या है। अब de Broglie wavelength के लिए हमें मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम के लिए क्या दिया हुआ है, that electron is accelerated with v volts। इसका मतलब क्या है कि यहां से मोमेंटम निकलेगा। कैसे निकलेगा देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब उससे कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी। तो कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सपोज हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और थोड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी, हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि मतलब वोल्टेज की फॉर्म में होगी, उस वोल्ट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनटू काइनेटिक एनर्जी। इक्वेट कर दो कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी इनिशियली है दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हो जाएगा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज चार्ज इज ई। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वोल्टेज इज v इज इक्वल्स टू हाफ इनटू मास इनटू v स्क्वायर। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इसको एक काम करो, नोट कर लेते हैं, अभी आगे चलते हैं। हमें क्या चाहिए, मोमेंटम की बात हो रही थी ना, मोमेंटम चाहिए p विच इज नथिंग बट mv। mv चाहिए, यहां पे क्या है mv स्क्वायर। इसमें एक मॉडिफिकेशन करें, ev इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों साइड एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कांस्टेंट इज मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m से, तो इट बिकम्स mev इज इक्वल्स टू हाफ इनटू mv की होल स्क्वायर। इट बिकम्स mv इज इक्वल्स टू, इसको रिवर्स कर रहा हूं मैं, 2 इंटू m इंटू v इसकी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा मोमेंटम। मोमेंटम आ गया वहां से 2 इंटू m इंटू e इंटू v। v इज बेसिकली वोल्ट्स, सॉरी यहाँ पे v वेलोसिटी है, मैं इसको स्मॉल v लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल v और यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल v। तो ये कैपिटल v है बेसिकली, इट इज फॉर वोल्टेज, एंड स्मॉल v ये था जो कि था हमारा वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारा मोमेंटम, √2 mev। क्या निकालना है यहाँ से हमें निकालना है लैम्डा। लैम्डा क्या हो जाएगा, h बाय mv विच इज h बाय √2 इंटू mev। सो दिस बिकम्स द de Broglie wavelength फॉर दिस केस। लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 16। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। वी हैव टू प्रूव दैट the circumference of the Bohr's orbit of nth Bohr orbit is equals to the n times means integral multiple of de Broglie wavelength। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। हमें ये पता है बोर्स ऑर्बिट, बोर्स थ्योरी का, बोर्स मॉडल का बेसिक सा पोस्टुलेट था दैट एंगुलर मोमेंटम इज nh/2π। इसमें एक चीज करते हैं, 2π को ऊपर ले आते हैं, mv को नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2πr, यहाँ पे Rn कर लेते हैं क्योंकि nth ऑर्बिट की बात हो रही है, nh/mv ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 2πRn इज इक्वल्स टू nh/mv विच इज h/p मोमेंटम। ये हो जाएगा n इंटू h/p क्या होता है, de Broglie वेवलेंथ। ठीक है ना, मतलब यहां से क्या आ गया, सर्कमफ्रेंस थियरी n इंटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ de Broglie वेवलेंथ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है,